Welcome to the channel of Constant Learner. In this video, we are going to do a chapter of class 10th and the name of the chapter is Glimpses of India यानी इंडिया की कुछ झलक। इसमें 3 स्टोरीज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वी विल कवर द फर्स्ट स्टोरी, आफ्टर दैट वी विल कवर द 2 स्टोरी, है ना, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। बैकर फ्रॉम गोवा के राइटर कौन है? लूसियो रॉड्रिज, ये इन्होंने लिखी है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होते हैं? जो कि ब्रेड वगैरह या फिर केक वगैरह को जो बेक करते हैं। गोवा तो आपको पता ही है, इंडिया का एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्टेट है ना। द स्टेट कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान्स village baker who still has an important place in his society। अब ये क्या एक पेन पोर्ट्रेट है, इस स्टोरी का एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी पर्सन का, है ना। या फिर इसमें आपको बेकर्स के बारे में बताया तो उनका एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उनका एटीट्यूड्स था, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, उनकी ड्रेसअप वगैरह कैसा था, उनकी लाइफ स्टाइल्स कैसी थी, उनके बोलने का तरीका कैसा था, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जिनका आज भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है सोसाइटी में। ठीक है, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, हमने उनसे सुना है उनकी जो पुरानी जो यादें होती थी, उनकी जो पुरानी reminiscing nostalgically का मतलब होता है thinking fondly of the past, पास्ट के बारे में सोचना, है ना, बहुत पैशनेट होके बताना। ठीक है, तो मतलब जब गोवा पे पोर्तुगीज लोगों का जब शासन था, हमारे ओल्ड जो लोग हैं वो आज भी उस चीज को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे, यानी ब्रेड के जो टुकड़े पीसेस होते थे, उसको याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। हालांकि जो ईटर्स थे, जो खाने वाले थे, यानी जो पोर्तुगीज लोग थे, वो तो वैनिश हो चुके, यानी जा चुके, लेकिन जो उनके बनाने वाले, जो उन ब्रेड्स को बनाने वाले, वो आज भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हमारे पास है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे बीच कौन कौन है? मिक्सचर है। मिक्सचर कौन होते हैं? जो कि ब्रेड के जो डो वगैरह के रहते हैं, आटे को जो रहते हैं वो मिक्स करते हैं। मोल्डर्स यानी जो शेप देते हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग जो कि लोव्स को बेक करते हैं ना, यानी सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो पुरानी चीज़ें, ओल्ड एज ओल्ड और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस यानी जो भट्टियाँ हैं, टाइम टेस्टेड भट्टियाँ, वो आज भी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। यानी टाइम टेस्टेड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल है, आज भी वो ऐसी की ऐसी है, उन पर कोई समय की मार तो पड़ गई, लेकिन आज भी स्टिल उनमें जैसी थी पहले, वो आज भी वैसी ही है, वो ही काम देती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर है, जो आग है फर्नेसेस में, वो आज भी जली हुई है, यानी वो बुझी हुई नहीं है, आज भी बुझी नहीं है वो, यानी कंटिन्यू काम होता जा रहा है बेकिंग का, ये मतलब इस लाइन का। द ठग एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arriving in the morning can still be heard in some places। और जो ठग और जिंगल साउंड है, थर्ड और जिंगल, ठग का जो साउंड होता है, जो भी हम स्टिक वगैरह से जब जमीन पे मारते हैं तो ठग साउंड आता है ना, वो साउंड, और जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। उस टाइम पे जो बेकर्स आते थे, वो अपनी बैम्बू की स्टिक में एक घंटी बांध के आते थे, है ना, जिससे वो जमीन पर पटकते थे, तो ठग और जिंगल का साउंड आता था। तो वो साउंड आज भी मॉर्निंग में हमें सुनाई देता है, और कुछ जगह आज भी वैसे ही साउंड आता है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। शायद हो सकता है कि पिताजी तो अभी तक अलाइव नहीं है उन बेकर्स के, लेकिन जो उनके सन ने जो लीनियज है ना, वो आज भी कैरी कर रही है, मतलब वो आज भी प्रोफेशन कंटिन्यू ही है, मतलब जैसे जनरेशन बाय जनरेशन वो चल ही रहा है। जैसे पापा थे, फिर उसका बेटा होता है ना, जैसे जनरेशन बाय किसी का खानदानी बिजनेस होता है, सेम लाइक दैट, कि पहले दादा, फिर पापा, फिर ऐसे करके कैरी ऑन करते हैं ना इस प्रोफेशन को। सेम ये लाइन
लाइन का मतलब है। दीज बैकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा, और इन बैकर्स को क्या कहा जाता है आज के टाइम पे? पैडर्स कहा जाता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और हमारे जब जो ऑथर है, जो इस चैप्टर के जो रॉड्रिज है, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड में गोवा में जो बैकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, यानी दोस्त होते थे, कंपेनियन यानी साथी होते थे, और गाइड भी होते थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो हमसे मिलने मतलब वो आते कब थे? दिन में 2 बार आते थे, हम उनसे दिन में 2 बार मिलते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट टू द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग द ह्यूज बास्केट। हम कब कब मिलते थे? उनसे 2 टाइम मिलते थे, और वो 2 टाइम कौन से मेंशन किए गए? एक तो सुबह का वक्त जबकि वो अपना जो ब्रेड वगैरह होती थी सेल करने जाते थे, और जब वो रिटर्न होते थे यानी वो सब कुछ बेच करके जब वो खाली हाथ बास्केट को लेकर आते थे, है ना, उनके लॉस उनके बास्केट में लगी रहती थी। द जिंगलिंग ठग ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लिप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो उनकी जिंगलिंग ठग्स रहती थी, जो घंटियों की आवाज़ रहती थी ठक ठक, जब वो मारते थे बैम्बू स्टिक से ज़मीन पर पे, तो हमारी नींद खुल जाती और हम भागते थे, है ना, उनसे मिलने के लिए, उनको स्वागत करने, उनका स्वागत करने, ग्रीट करने के लिए। वाई इट्स सो, ये ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये लोफ की प्यार की वजह से था, मतलब जो ब्रेड की वजह से था क्या ये? नॉट एट ऑल, नहीं। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servants of the house. ये तो लोफ की वजह से तो नहीं था, क्योंकि लोफ जो थे वो पैस्किन और बेस्टिन द्वारा ले लिए जाते थे। ये पैस्किन और बेस्टिन कौन है? ये मेड है, सर्वेंट है घर की, ठीक है। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. लेकिन हम किस चीज़ का इंतज़ार करते थे? उन ब्रेड बैंगल्स का इंतज़ार करते थे जो कि हम खुद चुनते थे। ब्रेड बैंगल्स मतलब बैंगल्स की शेप में ब्रेड होती थी, है ना, जैसे आजकल हमारे डोनट्स होते कि नहीं होते, बिल्कुल सेम एज वो ब्रेड होती थी जो कि बैंगल के शेप में होती थी। सम टाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेकर, वो कभी कभी मीठी होती थी जो कि स्पेशली बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झग झग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और जो बेकर्स की एंट्री कैसी होती, एकदम से म्यूजिकली एंट्री होती थी, मतलब ये सीन डिस्क्राइब कर रहा है झक झक के साउंड्स के साथ, है ना, बहुत स्पेशल एक बैम्बू स्टेप से एक झकझक का साउंड आता था और उसकी एकदम म्यूजिकली एंट्री होती थी बेकर्स की। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। अब उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो कैसे आता था। एक हाथ जो था, उसकी जो बास्केट थी ना, वो उसके सर पे रखी रहती थी और उसका एक हाथ उस बास्केट को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से वो ठक ठक का साउंड जो जमीन पे मारता था ना, वो करता था। मतलब वो अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए ठक ठक का साउंड करता था, है ना। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. अब वो घर की जो लेडी हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी, वो उनको गुड मॉर्निंग के साथ ग्रीट करता था, यानी गुड मॉर्निंग कह करके उनको मतलब वेलकम करता था। और फिर वो जो बैम्बू होती थी वो किसी जो उसकी ब्रेड की बास्केट होती थी उसको किसी बैम्बू के ऊपर रख देता था, है ना, बैम्बू को वर्टिकली पुट करके रख देता था, ठीक है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हम जब बच्चे थे ना तो हमें एक तरफ कर दिया जाता था और हमें थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाई जाती, थोड़ा बहुत रिब्यूक फेस करना पड़ता था। और जो लोव्स रहती थी वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाती थी, है ना। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते थे। मतलब जो पोइट जो थे, जो ऑथर है, वो बता रहे हैं कि हम भाई कभी हार नहीं मानते थे, हमने हमेशा ट्राई किया। और वो कैसे ट्राई करते थे? we would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. और हम लोग कैसे करते थे? हम लोग बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट यानी रेलिंग पे चढ़ जाते थे और झांकते थे उस बास्केट के अंदर somehow, कैसे ना कैसे करके। I can still recall the typical fragrance of those loaves. और मैं आज भी उन लोव्स की जो फ्रेगनेंस थी, जो खुशबू थी, मुझे आज भी याद है ना। Loaves for the elders and the bangles for the
चिल्ड्रन। जो लोव्स होती थी वो बड़ों के लिए होती थी और जो बैंगल्स होते थे यानी जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और जैसे ही वो लोव्स वगैरह आते तो हमें इतना भी ध्यान नहीं रहता था कि हम अपने टीथ को ब्रश कर ले या हमारे मुंह को जो है वॉश कर लें, ठीक है। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। अब कौन भाई परेशानी उठाए उन मैंगो लीफ को प्लक करके मतलब तोड़ के और फिर टूथ ब्रश करे। यानी जो पहले जो रहता था, पहले के ज़माने जो दातून यूज़ होती थी है ना, जो विदाउट जब टूथपेस्ट या फिर ब्रश नहीं होते थे तो लोग नीम की लकड़ी या फिर मैंगो ट्रीज की लीफ से ही उनको तोड़कर ही ब्रश करते थे। तो ऑथर ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसी ट्रबल क्यों लें, हम कौन जाएगा मैंगो लीफ को तोड़ने के लिए और दांत को ब्रश करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, और जो टाइगर होते जो बाघ होते हैं वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करते। यानी जो ऑथर है वो अपने आप को टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं ना, एक रीजनिंग लगा रहे हैं कि भाई भला शेर भी कभी या फिर बाघ भी कभी ब्रश करता है, आपने कभी देखा है उसको ब्रश करते हुए। तो ये रीजनिंग मतलब एक तरीके से रीजनिंग दे रहे हैं ना। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब हम गरम गरम बढ़िया सी चाय पियेंगे और वही हमें साफ सुथरा कर देगी और अच्छे से कर देगी आफ्टर ऑल। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charms without bread. ऐसी जो मैरिज गिफ्ट्स जो रहते हैं वो मीनिंगलेस होंगे बिना किसी स्वीट ब्रेड के, जिसको बोला गया बोल नाम की एक स्वीट ब्रेड होती थी जो कि स्पेशली मैरिज में बनती होगी वहाँ पर, है ना। और क्या बोला गया है कि जैसे कि ही विदाउट ब्रेड से किसी भी दावत का या पार्टी का चार्म लूज हो जाता है, वैसे ही ना गिफ्ट्स जो रहेंगे मैरिज के अधूरे हैं अगर उसमें बोल नाम की एक ब्रेड डिश ना हो तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और ये कहा नहीं जाता कि जो बेकर्स होते हैं ना वो किसी भी विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब उनकी सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो घर की जो लेडीज़ होती है वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती हैं अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पर। केक्स एंड बॉलनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और उसी की वजह से, ब्रेड की वजह से जो केक्स और बॉलिनाज होते हैं वो ज़रूर बनते हैं किसी भी फेस्टिवल में और क्रिसमस पे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसीलिए जो बेकर्स की जो फर्नेस रहती है, जो भट्टी रहती है, किसी भी विलेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रहती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। द बेकर और ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress known as the kabai। अब यहाँ पे जो बेकर्स की ड्रेस अप रहता है, कैसे वो ड्रेस अप करता है वो उसके बारे में बता रखा है कि जो बेकर रहता है उन दिनों पे बहुत पेक्यूलियर ड्रेस होता है, बहुत अजीबोगरीब उनका ड्रेस होता था जिसको हम कबाई के नाम से जानते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, यानी एक ही लॉन्ग फ्रॉक रहता जो कि घुटनों तक आता था। इन अ चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड में जो बेकर्स होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर पहनते थे जो कि फुल लेंथ होता था और हाफ पैंट से थोड़ा सा मतलब जो कि फुल लेंथ ना होकर के हाफ पैंट से थोड़ा बहुत ही लंबा होता था, यानी हाफ पैंट और फुल लेंथ के बीच का हुआ करता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और आज भी अगर कोई उसी तरीके के हाफ पैंट जो कि घुटनों से नीचे चला जाता हो, है ना, वो पहन ले तो मतलब लोग उसको पैडर्स की तरह ट्रीट करेंगे या फिर पैडर्स की तरह जानेंगे उसको, क्योंकि पैडर्स का नॉर्मली यही ड्रेसअप होता था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर रहते थे वो जैसे हर एक प्रोफेशन में होता है ना, मेनली बहुत सारे प्रोफेशन में होता है कि जो लोग रहते हैं वो
महीने के एंड में ही सारे बिल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, हिसाब वगैरह लगाते हैं। वैसे ही सेम एज जो बेकर्स रहते थे वो बिल्स जो रहते थे महीने के एंड में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट्स रहते, जो हिसाब किताब रहता था वो रिकॉर्ड किया जाता था कहाँ पर, वॉल यानी दीवारों पर, इन पेंसिल से रिकॉर्ड लिखा जाता था दीवारों पर। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और जो बेकिंग होती थी वो सच में भी एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था पोर्तुगीज डेज में, यानी ओल्ड डेज में। ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट, एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी वो कभी भूखे नहीं मरती थी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, आपको अबव लाइन में बताया गया है। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, और जो बेकर्स होते थे, उनकी फैमिली होती थी, उनके सर्वेंट्स रहते थे, वो हमेशा खुश रहते थे, खुश दिखाई देते थे, और प्रॉस्पेरस यानी उनके पास मतलब बहुत हंसी खुशी रहते थे, सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। Their plum physic was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और जो उनकी plum physics रहती है, यानी कि जो उनकी बोलते हैं ना खाते पीते घर के हैं, तो सेम एज वो कहावत यहाँ पे फिट बैठ रही कि उनकी जो फिजिक्स जो थी अच्छी, मतलब हेल्दी बॉडी थी, मतलब अच्छे हट्टे कट्टे थे, और ये इस बात का सबूत है ना कि उनको बहुत प्रॉफिट होता था, वो कभी भूखे नहीं मरते थे, मतलब उनके पास अच्छा खासा अच्छी मोटा तगड़ी सैलरी वगैरह, ये सब अच्छा खासा पैसा था। और आज भी लोग अगर जैक फ्रूट की तरह, जैक फ्रूट देखा है ना आप सभी लोग, कटहल जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छा मोटा ताज़ा रहता है, किसी की जैक फ्रूट की तरह अपीयरेंस होती है, तो आज भी किसी बेकर से कंपेयर किया जाता है।